नमस्कार, मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और अब आप सदन दिन भर में हमारे इस बुलेटिन के साथ लगातार जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अगले आधा घंटे में देखते हैं दोनों सदनों में आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 चर्चा के बाद लोकसभा से पारित। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया बहस का जवाब। बिल में आपदा प्रबंधन ढांचे को लचीला और अत्याधुनिक बनाने पर जोर। सड़क हादसों के शिकार लोगों के उपचार के लिए कैशलेस योजना के पायलट प्रोजेक्ट का सकारात्मक परिणाम। लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का जवाब। भविष्य में पूरे देश में लागू करने की तैयारी। हादसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर। और राज्यसभा में कामकाज लगातार चौथे दिन बाधित। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने की विपक्ष के व्यवहार की आलोचना। एक बार स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। और बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष के सदस्यों के अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए सांसद शरद पवार और हर्ष महाजन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद सभापति आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए उन्होंने और सभा पटल पर संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय के पत्र रखे गए। इसके अलावा संचार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज सदन में रखे गए। लोक लेखा समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति भी सभा पटल पर रखी गई। इसके साथ ही जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। सदन में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की ओर से की गई कार्रवाई संबंधी विवरणों की प्रति भी सभा पटल पर रखी गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रमांक संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए इस सदन के सदस्यों में से एक सदस्य को निर्वाचित हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मोशन मूव्ड। Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य दिया। Honorable Chairman, sir, in pursuance of the Direction 35 of the Honorable Chairman, Rajya Sabha, I would like to lay a statement showing status of implementation on the recommendations and observations contained in the 57th report of Standing Committee on Communications and Information Technology on Department of Posts initiatives and challenges 2023 and 24 pertaining to Department of Posts on the table of the House. सभापति ने सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए नियम 267 के तहत मिले नोटिसों के बारे में जानकारी दी। I have received 6 notices under Rule 267. Except one, on all others, I have already given my ruling. The one on which my ruling has not come so far is a notice emanating from
Srimati Renuka Chaudhary, demanding discussion on alleged derogatory and divisive statements made by a sitting judge of the Allahabad High Court. Honorable members, Article 121 of the Constitution places restrictions on discussion on the conduct of a judge in discharge of his duties except upon a motion praying for removal of the judge. 1 second. And when it is not on duty, I am referring to another rule, a rule made by this House. When we talk of rules, I would greatly appreciate honorable members to reflect. Let us not jump to conclusions. The rule is very categorical. Let me read Rule 238. And the rule is formulated by us. And the rule says, rules to be observed while speaking. Reflect upon a member while speaking shall not. This is a rule formed by us. Subclause 5 shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless discussion is based on a substantive motion drawn in proper form. Explanation says the words persons in high authority means persons whose conduct can only be discussed on a substantive motion in proper terms under the Constitution, or such other persons whose conduct, in the opinion of the chairman, my opinion also counts. Sir, let me, I'm dealing with the matter. Therefore, Renuka ji, this can be discussed only on a substantive motion. With your long experience and clarity of the rule, you must now be convinced that your notice is in transgression of the rules. The notice is... इस पर कांग्रेस और विपक्ष के सदस्य शोर शराबा करने लगे। इस बीच सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सभापति के निर्णय और निर्देशों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी प्रजातांत्रिक और संसदीय मूल्यों का सम्मान नहीं किया है। The chair cannot be questioned with regard to the admissibility and for other purposes. Chairman's ruling cannot be questioned or criticized. To do so, Sabhapati ji, to do so is contempt of the House and the chairman. ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है और ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी। इसको कंडेम करना चाहिए बाय वन एंड ऑल। और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है।
बताना चाहता हूं कि आपको एक बार नहीं अनेकों बार चैम्बर में बुलाया गया है। लेटर्स हैव बीन रिटन बाय द चेयर टू द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टाइम एंड अगेन to participate Not on the seat. and They are not on the seat. come to the chamber. But the leader of opposition has always denied, and he has also not participated in the BSc meeting also in the last meeting. ये बताता है कि प्रजातांत्रिक परंपराओं की व्यवस्थाओं में कितनी आपकी रुचि है और कितना आप उसका आदर करते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने झट्टा दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। देश की आम जनता जानना चाहती है, जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। ऐसी स्थिति में यह भर्त्सना करने के योग्य है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, और जो देश को भटकाने का प्रयास है देश माफ नहीं करेगा सभापति जी। और इस तरीके से संवैधानिक पदों को की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास है उसकी भारतीय जनता पार्टी और ये हाउस इसकी निंदा करती है, और मैं इसके लिए निंदा प्रस्ताव लाने की बात भी करता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। नेता सदन की बात का नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ऐसे मुद्दे उठाकर वास्तविक मुद्दे को दबाना चाहता है। इसके बाद सदन में दोनों पक्षों की ओर से अवरोध होने लगा। सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. धनखड़ ने भोजनावकाश के बाद 2 बजे कार्यवाही शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने टीएमसी के डेरेक ओब्रायन को व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए कहा, लेकिन वो दूसरे मुद्दे पर कुछ कहने लगे तो सभापति ने उनकी बात को रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने जेडीएस के एचडी देवगौड़ा को अपनी बात कहने का मौका दिया, लेकिन शोरगुल के बीच उनकी बात साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 238(2) की बात की। इस पर सभापति ने उन्हें व्यवस्था का प्रश्न पूछने के लिए कहा, लेकिन नेता विपक्ष अपनी बात बार बार दोहराते रहे। तब सभापति ने कहा कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी।
cannot be Israel too. We are watching. We have tolerated. This is not the way. My friend Golde, let me be very plain. He should not allow his colleagues to behave like this. I sincerely request. Let us allow the House to function. Stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 13th December 2024. और बुलेटिन में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से। लोकसभा में शून्यकाल से पहले विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और मंत्रियों के वक्तव्य सदन में रखे गए। लोकसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सदन के पटल पर रखे गए। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पत्र शामिल थे। इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय, आवासन और शहरी विकास, शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े पत्र भी रखे गए। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर अंतिम की गई कार्रवाई का विवरण सभा पटल पर रखा गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान की मांगों के बारे में मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा गया। इसके अलावा जल संसाधन संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई का विवरण सभा पटल पर रखा गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक वे ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विभिन्न प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया। वहीं वित्त राज्य मंत्री ने 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पहला बैच को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया। लोकसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर संबंधित मंत्री की ओर से दिए गए। इसमें लुधियाना में एमएसएमई उद्योग, एनटीपीसी द्वारा खर्च किए गए सीएसआर फंड, पोर्ट कनेक्टिविटी, हाईवे कॉरिडोर, सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार पर प्रश्न का जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 6 राज्यों में चलाए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट ने 2100 लोगों की जान बचाई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कॉर्नर पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी, तुरंत ये पैसा मिलेगा। सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यहाँ स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है। और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपये तक देनी पड़ी है। मैं उनको और बताना चाहता हूँ कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश में ही, सम्मान्य सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पायलट प्रोजेक्ट सेट हो गए लगभग। इसके बाद पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे और ये जिनका एक्सीडेंट होता है उनको ये तुरंत पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट अगर मिलती है गोल्डन आवर में, तो मुझे लगता है अनेक लोगों की जान बचने में उपयोग होगा। मैं आपके मार्फत फिर से एक बार सदन के सम्मान्य सदस्यों को अनुरोध करता हूं कि हमने हर संसद सदस्य के अध्यक्षता में एक एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर जिले में बनाई है। कलेक्टर उसके सेक्रेटरी हैं और हर जिले में इतने लोग मर रहे हैं,
ना लड़ाई में मरते, ना कोविड में मरते, ना दंगों में मरते हैं 1,78,000। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो ब्लैक स्पॉट्स है, बाकी सब बातें हम कर रहे हैं, आपके अध्यक्षता में आप इसको मॉनिटरिंग करिए, पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट को, NHI को, सबको आप आदेश दीजिए, हम सुधारेंगे उस पर। आप दोबारा एक बार सबको लेटर लिख दें, कई सदस्य की मीटिंग बुलाते नहीं हुए, तो एक बार दोबारा पत्र लिख दें। मैं दोबारा पत्र लिखूंगा और आपके ज़िले में ये एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए आप सब लोग सहयोग करें और इन लोगों की जान बचाएं। मैं और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं कि ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं, उसमें से 60% लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए। रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं। अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। आपके सहयोग से आप जरूर करिए, ये मैं आपके मार्फत सदन को आह्वान करता हूं और आपने जैसे आदेश दिया है, मैं तुरंत फिर से पत्र लिखता हूं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने राजमार्गों के निर्माण से संबंधित एक प्रश्न का भी उत्तर दिया। उन्होंने सदन को देश भर में राजमार्गों के तेजी से निर्माण के बारे में बताया। आपको याद होगा कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी ये बात करते थे केवल भाषण में, पर पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अध्यक्ष महाराज, मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की थी, तो अब हम लोग केवल 8 मिनट में निकलते हैं वहाँ से नीचे। बाद में हिमालय के बीच में से हम लद्दाख लेह तक आते 18 टनल बना रहे, रोड का काम शुरू हुआ है। वहाँ से हम आते आशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल, जिसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्लियामेंट कमेटी के साथ आइए। वो वर्ल्ड की, अपने आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर है। और मुझे कहते हुए आपको अभिमान होता है कि ये टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमने एक साल मेहनत करके वो 5,600 करोड़ में 5,000 करोड़ इसमें बचा है। वो टनल का 75% काम पूरा हुआ। फिर झेड़मोड़ टनल आती है, जहाँ अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी की डेट, उसके लिए हम लेकर उद्घाटन करने वाले हैं। फिर हम श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बन गई है। और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से वाया अमृतसर हम दिल्ली आते हैं। और दिल्ली जुड़ने के बाद आपके मतदार क्षेत्र से आगे ये मुंबई दिल्ली हाईवे जो है, ये सूरत जाता है। अब जो उत्तर से दक्षिण जाते थे, उनको मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर जाना पड़ता था। अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं। अब नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मंगलोर, कोची, पूरे साउथ को। तो अध्यक्ष महाराज, ये जो पूछ रहे हैं, ये हाईवे चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम कर रहा है। यानी ये गुजरात, और ये बहुत विशेषता है कि जैसे आपके राजस्थान में ये पूरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान का दिल्ली मुंबई से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो उत्तर को दक्षिण से जुड़ने वाला है। उसमें इनका धाराशिव, उस्मानाबाद आता है और उसको एक स्पर देना चाहिए, जैसे हमने कोटा के लिए दिया है। उनकी मांग है, हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे। एनटीपीसी द्वारा खर्च किए गए CSR फंड से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने फंड के दुरुपयोग के आरोपों को खारिज किया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में किया गया है और इसमें बहुत विस्तार से सारा सिस्टम बनाया गया है कि जो भी कंपनी जिसका वर्ष के अंदर 500 करोड़ रुपया या इससे अधिक टर्नओवर होगा अथवा जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपया लेकिन टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपया होगा, प्रॉफिट 5 करोड़ या इससे अधिक होगा, तो ऐसे कंपनी को एक अपनी CSR कमेटी बनानी होगी और वो CSR कमेटी, उसके प्रावधान दिए गए हैं अंडर शेड्यूल 7, जिसमें 12 तरह की एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है और वो कमेटी बैठ के तय करेगी कि इसमें से किस किस एक्टिविटी की जो डिमांड आई हुई है उस डिमांड के आधार पर कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। इस खास करके जिस प्रश्न की बात की जा रही है इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो NTPC की
प्रावधान उस कमेटी ने बनाए हैं, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिमांड आएगी उसको भी कंसल्ट किया जा सकता है, पंचायतों से डिमांड आएगी उसको किया जा सकता है, उनके अपने सर्वे हैं उसमें भी किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वो भी की जा सकती हैं। ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और एक पत्र लिखा जिसमें ये कहा गया कि ऐसे इस क्षेत्र के अंदर 25 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दे दी जाए, उस प्रावधान के अंतर्गत आता है। जहाँ तक इसकी डेट की बात है कि किस डेट को दिया गया और चुनाव के समय दिया गया, पहली बात तो जानकारी ये है कि चुनाव के बाद का सारा विषय है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ये सितंबर में समाप्त होता है, ये अक्टूबर के अंदर सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 1 अक्टूबर 24 की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पत्र दिया गया है। अगली बात अगर किसी प्रकार का कोई चुनाव से जुड़ा विषय है तो चुनाव का जुड़ा विषय हमारे सदस्य महोदय, ये विषय चुनाव आयोग का होता है। इनको किसी प्रकार का वहाँ कोई उल्लंघन लगता है कि चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत ये हुआ है तो चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए और उसमें कोई ना कोई इनको एक्शन लेना चाहिए, इसमें तो आपत्ति नहीं है। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 चर्चा के बाद आज पारित कर दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चर्चा का जवाब दिया। यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन से जुड़ा हुआ है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई अन्य सदस्यों ने आपदा तंत्र को अत्याधुनिक और त्वरित बनाते हुए पीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाने पर बल दिया और कहा कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सृजन के लिए भी प्रावधान करना, एनडीएमए और एसडीएमए को अधिक प्रभावी बनाना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस के सृजन करने के लिए प्रावधान करना भी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ अधिनियम के प्रावधानों को संरेखित करना, मोदी सरकार के नेतृत्व में डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच में बदलाव जरूरत के रूप में आया और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण लाया गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, राहत केंद्रित तथा रिएक्शनरी दृष्टिकोण के साथ यह लाया गया है। महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी हुए हैं। अर्ली वार्निंग एवं पूर्व तैयारी आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, पहले से तैनाती रिस्पांस फोर्स, आपदा निधि का वैज्ञानिक वितरण, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और इन सबों पर मोदी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी संपूर्णता के साथ काम की है और इसके सफल परिणाम भी आए। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।